हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग चंडीगढ़। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी की पोस्ट निकल चुकी है, 90 पोस्ट निकली हैं और अगले मंथ ही पेपर है। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आज हम करेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं। बाकी आपको ऑफलाइन चाहिए कोचिंग या ऑनलाइन, यहाँ पर सब प्रोवाइडेड है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस विच इज द एग्जाम हेल्ड ऑन 27 जून 2019। तो उसके हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m is moving such that its momentum is equal to that of photon of wavelength lambda, so the velocity of electron। देखो, हमें दो तरीके से पता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमारे पास एक तो होता है p is equal to mv, that is mass into velocity, और एक हमारे पास क्या आता है डी ब्रोगली से, that is p is equal to h by lambda। इन दोनों को इक्वेट कर दो, दैट इज एम वी इज इक्वल टू एच लैम्डा। तो हमारे पास v क्या आ जाएगा, सिंपली h बाय m लैम्डा। हमसे क्या पूछा गया था, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज h बाय m लैम्डा। सिंपल, सिर्फ आपको दो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए थे और दैट इज वेरी बेसिक, और आपका आंसर निकल जाना था। Second question, in a meter bridge, the balancing length from the left end is found to be 20 centimeter, and here standard resistance of the is 1 ohm आना चाहिए। यहाँ पे misprint है, that is watt। In the right gap, the value of unknown resistance, हमें unknown resistance की value find out करनी है। तो हमें जैसे पता है हमारा 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी रहता है। क्या, हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, दैट इज इसकी लेंथ पूरे की क्या है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि रेजिस्टेंस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ये हमें दिया हुआ राइट गैप से, दैट इज 1 ओम रेजिस्टेंस। इसकी लेंथ हम एल ले लेते हैं। अगर ये पूरा 100 का है, 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर, तो पूरा ये कितने का है 100 सेंटीमीटर का है। ये लेंथ एल है, तो इसकी क्या हो जाएगी 100 माइनस एल, ठीक है। और हमारे पास अब क्या रहता है, इसकी रेशो दैट इज L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन 1 ओम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें L क्या गिवन है, देखिए आपको दिया हुआ है इन अ मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड से कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L क्या हो जाएगा 80, ठीक है। R हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है 1 ओम। तो आपके पास सिंपली R क्या आ जाएगा 20 बाई 80, दैट इज 0.25 ओम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज 0.25 ओम, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a region steady of uniform electric and magnetic field present, the fields are parallel to each other. A charged particle is released from rest in the region. The path of the particle will be। अब देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पे, और दो फील्ड्स हैं जो कि पैरेलल है टू ईच अदर। मेन चीज़ हमारे पास क्या है, उनके बीच का एंगल क्या है, ठीक है। इनके बीच के एंगल से ही हमारे अलग अलग पाथ डिफाइंड होते हैं। जैसे अगर आप निकालना चाहो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या रहती है हमारे पास एफ हमारे पास क्या रहता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ इज क्यू वी क्रॉस बी। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वी क्रॉस बी, हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर देगा। बट हमें क्या चाहिए, चलो वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आती है, ठीक है। और हमें पता है जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि E और B क्या है, पैरेलल है।
यानी कि V क्रॉस B हमारा कैसे सॉल्व होता, VB साइन थीटा। अब थीटा तो क्या है, 0 है, तो यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, जो इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इफेक्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या करती, उसे रोटेट कराने की कोशिश करती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसे मूव करने देगी। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते, E एंड B परपेंडिकुलर होते, तब क्या आती है हमारे पास थोड़ी सी उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगता है और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हें कुछ फोर्स देती है जिसकी वजह से वो थोड़ा रोटेट करता और तुम्हारे पास सर्कुलर पाथ आ जाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, फैराडेज लॉ सबसे पहले क्या कहता है, फैराडेज लॉ हमें कहता है कि EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग। जब EMF प्रोड्यूस होती है जब भी हम फ्लक्स को थ्रू द कॉइल चेंज करते हैं, यानी कि अगर मान लो मैं एक कॉइल में से एक मैग्नेट को बार बार अप डाउन कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ EMF जनरेट होगी। ठीक है, और हमारा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, किसी की वजह से आई है। तो यहाँ पर भी फैराडेज लॉ किस कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक तरह से क्या हो रही है, चेंजिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूसिंग द EMF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी इज 0 फॉर रिवर्सिबल। अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हम हीट को कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। प्रोसेस टू विच वर्क डन इज 0, एक हमें ऑप्शन दिया जिसमें वर्क डन 0, उसमें एंट्रोपी 0 होगी। सबसे पहले आपके पास एंट्रोपी क्या है, रेंडमनेस होती है, जो कि किसकी वजह से आती है, अगर हम उसे कुछ हीट दें तो हमारे पास क्या होगी, कुछ रेंडमनेस आएगी। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल से मतलब मान लो मैंने पाथ चूज किया A to B किसी सिस्टम के लिए, यहाँ मैं A to B आई, या फिर ये हम A to B गए कुछ पाथ, तो मैं वापस जब B to A जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो, एंट्रोपी का चेंज क्या हो, 0 हो। तो वो किस केस के लिए हो सकता है, वो हमारे पास आता है सिर्फ किसके लिए, हीट किस में कांस्टेंट रहती है, हीट इन चारों में से किस में कांस्टेंट रहेगी, एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर हीट ही हमने नहीं दी तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा एंट्रोपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज the primary winding of transformer has 500 turns where secondary has 5000 turns. ठीक है, the primary is connected to an AC supply 20 to 50 hertz. The secondary will have an output of, तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है ट्रांसफॉर्मर का, सिंपल, कि हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ, एंड दिस नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स is equal to ratio of voltage of secondary and voltage of primary। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसकी सारी थ्योरी हम अपने कोर्स में पढ़ाएंगे, अभी के लिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, आपको सॉल्यूशंस देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज कितनी दी हुई है, 5000, और 5000 हमारे पास टर्न्स है। आई एम राइटिंग NS इज 5000 एंड NP इज 500, that is equal to VS and VP आपका दिया हुआ है, that is 20, तो आपके पास VS आ जाएगा क्या, 200 वोल्ट्स। ठीक है, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, 200 वोल्ट। अब देखो आपके पास ऑप्शन में दो, A भी 200 वोल्ट है, B भी 200 वोल्ट है, बट हमारे पास
फ्रीक्वेंसीज अलग अलग दी हुई है, यहाँ पे 500 हर्ट्ज दिया है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया है। तो हमारे पास देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसी सप्लाई टू 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ट्रांसफॉर्मर में जब हम आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आपका वैल्यू निकली है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो हमें इनपुट में दी गई है, दैट इज 50 हर्ट्ज। Next question is the Fermi energy for lithium is 4.72 electron volt at absolute zero. What is the number of conduction electrons per unit volume in lithium? हमें H की वैल्यू गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। तो बताइए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है फर्मी एनर्जी का, EF is h square by 2m 3n 8 pi v by 2 by 3। ठीक है, तो ये नंबर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको पूरा ये चाहिए n by v पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया, नॉट ओनली n, दे आर आस्किंग फॉर n by v। ठीक है, तो आपके पास n by v का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 8 पाई बाय 3, मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, 2m EF बाय h स्क्वायर 3 बाय 2। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज डालोगे, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, हमें फर्मी एनर्जी गिवन है 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.64 10⁻⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 4.64 आपका ये था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम मेटल विल बी। देखिए अब ये हमारी बहुत फेमस इक्वेशन है कि हमारी इंसिडेंट रेडिएशन, एक तो पहले जो हमारा वर्क फंक्शन है उसका एक तरह से कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या कह लो कि जितनी उसे मिनिमम रिक्वायर्ड है उसे निकालने के लिए, और बाकी जो बचेगी वो किस में यूज हो जाती है, काइनेटिक में, है ना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन रहती है कि हमारी इंसिडेंट रेडिएशन किस में यूज होती है, एक तो हमारा वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन को हम फाई से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो तो h म्यू नॉट करते हैं, है ना, और किस में, काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास, और ये इंसिडेंट रेडिएशन कैसे लिखते हैं, मान लो hc बाय लैम्डा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी होती तो h म्यू, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, h म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी, इसे हम क्या कहते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, इंसिडेंट वेवलेंथ, तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, hc बाय लैम्डा माइनस 5, वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बस इसमें एक चीज जो मेन ध्यान देने वाली थी वो क्या थी, अब देखो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे h की, c की, लैम्डा की, तब आपका जो आंसर आता है वो किस में आता है, वोल्ट में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे निकालना है, ताकि सेम यूनिट्स के ही माइनस प्लस हो पाते हैं ना, ये ध्यान रखना है हमेशा कि सेम यूनिट्स वाले, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो 12th के डायमेंशनल एनालिसिस में, कि सेम यूनिट्स वाले ही माइनस प्लस हो सकते हैं, है ना। तो तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकल के आएगा आपके पास, आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का जो तुम्हारा चार्ज होता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मतलब आप h की वैल्यू डालोगे 6.63 10⁻⁻34 इंटू 10⁸, ये हमारी स्पीड की वैल्यू। लैम्डा हमें क्या गिवन है, 4000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। अब तुम्हें क्या करना है, साथ में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
1.6 10⁻⁻19 को, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे -2 करेंगे, दिस -2, तब तुम्हारा ये आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। सो दिस वाज द मेन थिंग। अगर आपको फॉर्मूला पता है फिर भी आप गलती कर सकते हो अगर आपको ये ना पता होता, ठीक है। तो ये गलती हो सकती थी। फिर हमारे पास सिंपल ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.1, ये हमारे पास -2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is the ratio of intensity of two waves is 16:9. The interference of two waves would produce maximum and minimum intensities ratio. देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, रेशो दी हुई है I1 एंड I2 की। एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेट होती है वो हमारी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I2 इज A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना। अब तुम्हें I1 अपॉन I2 दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड की रेशो निकालनी है। तो I1 अपॉन I2 क्या दिया हुआ है, 16/9, तो A1/A2 क्या आ जाएगा, सिंपली 4/3। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। आप एक बार फॉर्मूला आपको पता लग गया, कंसेप्ट पता लग गया, देन इन लेस देन 1 minute यू कैन सॉल्व द आंसर, ओके। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे पास आ गया 4:3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हेन इट्स लेंथ एंड डायामीटर आर इंक्रीज्ड, ठीक है। आपका लेंथ और डायामीटर इंक्रीज, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए क्या रहती है, क्या होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट टी बाय म्यू। म्यू इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई नहीं, यहाँ पे होता है 2L, यही लेंथ की डिपेंडेंस आती है हमारी 1/2L, ठीक है। अब देखिए आप, लेंथ क्या कर रही है, लेंथ हमें क्या कहा है, लेंथ एंड डायमीटर आर इंक्रीज, तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। लेंथ अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। सो इट इज द ऑप्शन दैट इज डिक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the frequency is 60 Hz, then the capacitance of a capacitor which must be conducted in series with resistance of 5 ohm and inductance of 200 millihenry to bring current in phase with voltage will be। देखिए अब आपके पास इसका क्या फॉर्मूला रहता है, अब देखो तुम्हें क्या क्लू दिया गया कि सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन दी हुई है, टू ब्रिंग करंट इन फेज विद वोल्टेज, ठीक है, ये कब कंडीशन होती है, जब हमारी रेजोनेंस पे ये हमारी कंडीशन आती है, ठीक है, जब हमारा करंट इन फेज आ जाए विद वोल्टेज के साथ। तो हमारे पास इस कंडीशन के लिए क्या होता है, रिएक्टेंस हमारा इसमें क्या होता है, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर इक्वल हो जाता है, दैट इज रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc, इसकी क्या होती है, ωL। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, ओमेगा क्या आ गया, 1/√LC। तो यहाँ पे सिंपली अगर अभी तुम्हें क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास
2 पाई म्यू, तो म्यू इज ओमेगा बाय 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारे पास 1/2 पाई रूट एल सी। यहाँ पे एल की वैल्यू भी गिवन है आपको, एल इज 200 मिली हेनरी एंड सी की वैल्यू भी गिवन है, सॉरी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 1/c इज 60 का स्क्वायर, हम इसे स्क्वायर कर देंगे इनटू ये वैल्यू क्या दी हुई है आपको, दी हुई है 200 दिस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर करोगे दिस 0.2, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 35.2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। ये खुद से एक बार सॉल्व कर लेना, देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी 35.2 माइक्रो फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, मिजनर इफेक्ट याद आ रहा है कुछ, मिजनर इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, क्या कहते हैं कि जितनी भी हम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे तुम्हारे पास ये दिखाते हैं हम कि एक अगर आपके पास नॉर्मल कंडक्टर है, तो अगर उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सारी फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, उसमें से पास कर जाएंगी, ठीक है। अगर हम ये नॉर्मल कंडक्टर की बात करें, पर अगर ये होता सुपर कंडक्टर तब क्या होता, सुपर कंडक्टर के केस में ये इसके बीच में से पास ही नहीं करेंगी, ठीक है। सुपर कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये सुपर कंडक्टर है आपके पास, तो ये लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे इसके आसपास से, मतलब एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे। अब ऐसा केस और किस में होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करें वो, ठीक है, जब हमारा एक तरह से जो सस्केप्टेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, वो क्या हो -1 आ जाए, तब कौन सा केस होता है, डायामैग्नेटिज्म का। डायामैग्नेटिक में भी क्या होता है, वो फील्ड लाइंस को पास ही नहीं होने देता, ठीक है, वरना तो मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डिफरेंट टाइप्स के पढ़ते हो, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज अ एग्जांपल ऑफ गुड डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये डायामैग्नेटिक जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, सो डायामैग्नेटिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ JEFT आएगा यहाँ पे, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांजिस्टर हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको ड्रेन करंट दिया हुआ है, ड्रेन सैचुरेशन करंट 30 और VGS दिया हुआ है -10, ठीक है, और ये VGS ऑफ की वैल्यू है, VGS इज -5 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, ड्रेन करंट, तो आपको ड्रेन करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, जो कि हमारे पास होता है, ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है ID इज सैचुरेशन करंट, IDSS 1 माइनस VGS, और यहाँ पे जब हमने 0 बायस दिया हुआ, दैट इज ऑफ कंडीशन से जो हम शो करते हैं, का स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ये वैल्यू दी हुई है 30, यहाँ पे माइनस, ये दिस इज -5, दिस इज -10, और आपको देखो वैल्यूज भी इस तरह से देते हैं कि बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1 - हाफ दैट इज 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5 मिली एम्पियर, ठीक है, ID की वैल्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज B, B is the correct option. Next question is an electric dipole. It is an electric dipole is placed in uniform electric field. It is acted upon by. अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब उसे किस में रखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो हमारे पास डाइपोल क्या हो गया, जैसे ये मान लो प्लस है, ये हमारे पास माइनस है, ठीक है, इसे हमने किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसमें रख दिया,
तो अब क्या होगा, इस पे वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कुछ फोर्स होगी, नहीं, इसके ऊपर क्या लग रही है प्लस क्यू ई, इसके ऊपर क्या लग रही है माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स क्या होगी एफ नेट, कैसे निकालते हैं हम, क्यू ई माइनस क्यू ई दैट इज 0, तो यानी कि फोर्स तो लग ही नहीं रही, ठीक है। फिर क्या लग रहा है और क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है फोर्स एंड टॉर्क, भाई फोर्स तो लग ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी ऑप्शन गया, नाइदर अ फोर्स और टॉर्क, टॉर्क देखना अब हमें लग रहा है या नहीं, ठीक है, टॉर्क लगेगा इसमें, आपने वो पढ़ा भी है 12th में, एक हमारे पास रहता है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे, तो हमारे पास टॉर्क क्या, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट इनटू ई आता है तुम्हारे पास, है ना। तो हमारे पास अगर डाइपोल मूवमेंट कुछ है तो वो उसे क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, तो टॉर्क की हमारे पास वैल्यू आएगी, सिर्फ टॉर्क आएगा, फोर्स तो हमारे पास आ ही नहीं रहा था, तो हमारे पास नाइदर फोर्स नो टॉर्क इज ऑल्सो अ बैड ऑप्शन और अ इनकरेक्ट ऑप्शन, सो टॉर्क ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if an electron and photon propagate in the form of waves having the same wavelength, it implies that they have same what, same क्या होगा उनका, देखिए एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जा रहे हैं जिसकी वेवलेंथ सेम है, ठीक है, हमारे पास एक ये चीज होगी कि उसकी वेवलेंथ सेम है, तो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है, वेवलेंथ इज, अभी हमने पी का पढ़ा था, पी का फॉर्मूला क्या था, P इज h बाई लैम्डा, ठीक है, तो वेवलेंथ इज एच पी, ठीक है। तो अब अगर वेवलेंथ फोटोन की भी सेम है और इलेक्ट्रॉन की भी सेम है, h तो कांस्टेंट ही है, तो यानी कि उनका सेम और क्या है, मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह से इलेक्ट्रॉन और फोटोन की सेम है, यानी कि एच पी इलेक्ट्रॉन एच पी फोटोन, तो ये तो सेम है ही हमारे पास, तो यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो कौन सी क्वांटिटी और सेम आ रही है, मोमेंटम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, आपने सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं, क्या सेमीकंडक्टर्स हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें हम एक तरह से कह लो वैलेंसी 4 वाले, ठीक है, जो हमेशा क्या करना चाहेंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास अगर हम डोपिंग करते हैं, उनमें डोपिंग करनी बहुत आसान है, ठीक है, तुम अगर 5 वैलेंस वाले कर दोगे तो तुम्हारे पास एन टाइप हो जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हो जाएगी, और अगर हम एक तरह से 3 वैलेंस वाले कर देंगे जिसमें होल्स मेजॉरिटी हो जाएगी, तो जिसमें होल्स मेजॉरिटी होते हैं वो क्या होते हैं, पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं वो कौन से होते हैं, एन टाइप, तो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर, एन टाइप भी पी टाइप भी, ठीक है, दोनों टाइप्स के होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होती है, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी होती है, तो कंडक्टिविटी तो दोनों की तरफ से ही आती है, होल्स के थ्रू भी आती है, इलेक्ट्रॉन्स भी, तो हम कहेंगे बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द रीजन फॉर conductivity of semiconductor. Next is, which of the following is semiconductor, ये सब एक ही टाइम के पेपर के हैं, देखो एक ही टॉपिक में से कितना कुछ आया हुआ है, तो हम हर एक टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ते हैं आपकी पूरी फिजिक्स अच्छा पार्ट आप कर सकते हो इस चीज को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर्स, देखो ये बाकी सारे तो ऑक्साइड्स हैं, ये सब क्या है, ऑक्साइड्स है, आपको पता है गैलियम आर्सेनाइड, ये हमारा 4 ये 5 वैलेंसी वाला, ये हमारा सेमीकंडक्टर बना लेगा, अगर ये खाली सिलिकॉन होता तो हम कह सकते थे कि ये सेमीकंडक्टर है, बट ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, सो दीज आर नॉट सेमीकंडक्टर्स, ओनली गैलियम आर्सेनाइड इज अ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस, देखो आपके पास इसमें भी अब 3 टाइप्स के होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, है ना, 3 तरह के होते हैं, तो कॉमन एमीटर में हम इनपुट कहाँ अप्लाई करते हैं, सिर्फ वो पूछा जा रहा है हमसे, तो किस तरह से होता है ये, हम डायग्राम अगर देखते हैं इसका, तो हमारे पास इस तरह से आता है, हम यहाँ पे कुछ देते हैं और ये हमारा कॉमन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट देते हैं,
तो ये कॉमन एमीटर है, तो ये तो एमीटर जा रहा है, आपके पास क्या रहता है, बेस रहता है, एमीटर रहता है और कलेक्टर रहता है ना, कलेक्टर, एमीटर एंड बेस। ठीक है, तो आपके पास एमीटर अगर हमें कर दिया तो हम बेस से इनपुट देंगे, कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो बेस में हम इनपुट देंगे। अगर आपके पास होता कॉमन बेस तो हम इनपुट किस में देते, एमीटर में, और आउटपुट कलेक्टर में। ठीक है, तो हमारे पास अभी करेक्ट आंसर क्या है, हमने अगर कॉमन एमीटर है तो इनपुट हमारे पास कहाँ आएगी, बेस एमीटर में। हमेशा जो कॉमन है वो उसके साथ अटैच रहेगा, जैसे इनपुट बेस एमीटर, अगर आउटपुट पूछा जाता तो कलेक्टर एमीटर। ठीक है, next question is X-rays of wavelength 1.4 angstrom are incident at certain glancing angle to a crystal of lattice constant 4 angstrom. What is this angle in first order of diffraction में हमसे पूछा गया है। स्नेल्स लॉ हमें बता के, स्नेल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या रहता है, और आपको एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ पूछा है तो एक्सरेज हमारे पास, इसके लिए ब्रैग्स लॉ लगाएंगे। ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो हमारे पास क्या आता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो हमारे पास क्या होगा, ए हमें क्या गिवन है, ए इज गिवन 4 एंगस्ट्रॉम एंड वेवलेंथ इज गिवन 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो सिंपली साइन थीटा विल बी 1.54 2 इंटू 4, तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.91925। अब इसमें घबराने की बात नहीं है कि मैं साइन मतलब थीटा नहीं पूछा आपसे, साइन थीटा के फॉर्म में गिवन है, तो सिंपल दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the velocity of an electron in ground state of hydrogen atom given permittivity of free space हमें दी हुई है, तो वेलोसिटी निकालनी है हमें इलेक्ट्रॉन की। अब देखो ये जब आप पूरा हाइड्रोजन एटम का मॉडल पढ़ते हो उसमें आपके पास अलग अलग आती है, रेडियस की डिपेंडेंस आती है, एनर्जी की डिपेंडेंस आती है, ऐसे वेलोसिटी की डिपेंडेंस होती है। तो हम यहाँ पे फिर से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाती है इस टाइम पे समझाने के लिए। तो क्या होगा आपके पास v, अच्छा निकालना वैसे हमारे पास कहाँ से आता है, mvr/nh/2 ये हमें दिया था कि क्वांटाइजेशन की हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा वो ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास r का भी कुछ रहता है कि r की क्या डिपेंडेंस आएगी, तो यहाँ से v हमारे पास हम जनरलाइज करके लिख देते हैं सारे कांस्टेंट की वैल्यू 2.19 10⁶, ठीक है, बाय n। अब तुम्हें n क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या आ जाएगा 1। अगर ये एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देता है तो क्या हो जाता है बाय 2। तो आपको मेन ये वैल्यू याद रखनी है, ये जब आप पूरी डेरिवेशन करोगे आपको याद हो जाएगी सारे कॉन्स्टेंट्स की पुट करके कि वेलोसिटी की क्या है, रेडियस की क्या है, एनर्जी क्या डिपेंडेंस है, सब आपके पास रेडीमेड फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अभी के लिए आप ये रखो c/n और इस c की वैल्यू होती है ये, तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2.19 10⁶। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर T1 and T2 of heat reservoir in the ideal Carnot engine are 1500 degrees Celsius and 500 degrees Celsius respectively. If T1 increases by 100 degrees Celsius, what will be the efficiency of engine? ओके, सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज 1 - T2/T1। आपको क्या बोला गया, क्या इंक्रीज कर दिया जाए, आपका हमें इंक्रीज करने को लिए दिया है T2 R 1500 दिस इफ T1 इंक्रीजेस बाय, ओके T1 इंक्रीजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1500 से 1600 हो गया। बट हम ये सारे फॉर्मूले किस में यूज करते हैं, केल्विन्स में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ईटा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 773.1
15 देखो 500 में आपको क्या प्लस करना है 273.15, ठीक है। और यहाँ पर 1500 यानी कि 1500 प्लस 100 डिग्री हो गया तो 1600 हो गया। 1600 में आप क्या याद ऐड कर दोगे 273.15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1773.15, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ईट आ जाएगा 56%, ठीक है। सो 56% सॉरी 59 कुछ आएगा, सो आंसर इज 59% इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि क्या आंसर आ रहा है, मे बी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻8 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, एक तरह से कंडेंसर भी कैपेसिटर्स ही होते हैं, कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफेरेड इज, इसके लिए हमें क्या बताना चाहिए वर्क डन बाय अ कैपेसिटर कि उसने कितनी एनर्जी स्टोर करी। तो वो क्या होता है हमारे पास, आपके पास क्या वैल्यू आती है उसकी, हाफ CV² हमने निकाला है, इसकी भी पूरी हमारे पास डेरिवेशन है, अभी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हाफ Q²/C, और Q क्या होता है हमारे पास, Q इज CV, तो आपको अगर वोल्टेज दी होती तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं Q में CV रख के, ठीक है, तब क्या हो जाती हाफ C² V²/C, तो ये हमने पढ़ा भी है, इससे आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे इस वाले फॉर्मूले से, है ना, हाफ CV² से। तो ये सिंपल हमने इसे सिर्फ अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है और चार्ज, तो मुझे उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बस मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हाफ 8 × 10⁻⁻8 का स्क्वायर अपॉन 100 10⁻⁻6, so simply 32 10⁻⁻32 will be the answer. So this is the correct option. Next question is the core of transformer is laminated to reduce. देखिए ट्रांसफॉर्मर्स में जो हमारा कोर होता है उसे हमें लैमिनेट करते हैं, मतलब अलग अलग ऐसे शीट्स में उसमें गैप्स कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम जैसे बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है तो उसी की वजह से एक तरह से फ्लक्स जनरेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो लैमिनेट जो होता है, अच्छा ठीक है, आपके जब से आपके जो ये है अगर करंट बनने लग गया, उसमें बहुत ज़्यादा करंट हो गया तो क्या होगा, एडी करंट्स कहते हैं हम इसे, एडी करंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हम लैमिनेट कर देते हैं अपने कोर्स को तो क्या होता है ये एडी करंट्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लैमिनेशन क्या करती है स्मॉल गैप्स दे देती है, उससे क्या होता है हमारा कॉइल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, और करंट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए क्या होगा एडी करंट्स पे आपका क्या हो गया होल्ड हो गया और उसके लॉसेस कम हो जाएंगे। सो द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट्स, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन, 100 हमने किए नहीं है, ये आपके 25 के अप्रोक्स आते हैं। फिजिक्स मेजर मतलब आपका मेन, आपको पता ही है कि तीनों पार्ट्स रहते हैं, तो आपकी इक्वल वेटेज रहती है फिजिक्स की भी, तो आपको फिजिक्स अच्छे से आ जाती है, आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेन आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कंसेप्ट वाइज, फिजिक्स इज़ वेरी कंसेप्चुअली रिच सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इफ R इज इक्वल टू RL दैट इज 1 मेगा, यहाँ पर भी ओम आना था, एंड कैपेसिटेंस 75 पिको फेरेड, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या रहती है वैल्यू, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास क्या होती है 1/2πRC√6। आपको ये फॉर्मूला पता होता है, आप डायरेक्टली पुट करते हैं, R की वैल्यू भी गिवन है, हमें C की वैल्यू भी पता है √C, तो आपके पास वैल्यू आ जाती 987 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली, ओके। तो देखो क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो सकते, इजी थे, सिर्फ आपको एक बारी गो थ्रू होने की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चॉइस करना ही मुश्किल होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आना चाहिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इज वास्ट, सो you can easily do if you have a better guidance, okay, thank you।